गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक। आज के लेक्चर से हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है इवोल्यूशन। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में सिक्स्थ चैप्टर इवोल्यूशन। और वेटेज की अगर हम बात करें तो 1 to 3 क्वेश्चन का वेटेज है। कभी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी दो आ जाते हैं, कभी तीन आ जाते हैं। तीन से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का नहीं है। जैसे कि कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया रहता है। यहाँ भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमको चार चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमको यूनिवर्स की ओरिजिन पढ़नी है, दूसरा हमको अर्थ की ओरिजिन पढ़नी है, तीसरा हमको ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है और चौथा ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म पढ़ना है। ठीक। तो इस ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। मेन जो हेडिंग है वह है ओरिजिन ऑफ लाइफ और इसी हेडिंग के अंदर ही ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में भी लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा है, दो तीन लाइनें पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की ओरिजिन के रेस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बस आपको क्वेश्चन क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला सवाल है कि ओरिजिन के यूनिवर्स की जो थ्योरी है उसका नाम बिग बैंग थ्योरी है। एक क्वेश्चन तो ये है कि थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कौन सी है, तो आंसर देंगे बिग बैंग थ्योरी। दूसरा, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट किसके द्वारा? तो इसमें बताया गया है सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। इतना ह्यूज कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, नॉट इमेजिन। ठीक है। एक क्वेश्चन, ये थ्योरी ही कहती है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग है। यही थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स कूल डाउन, ठंडा हो रहा है। यूनिवर्स ठंडा हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है। यही कहती है कि यूनिवर्स वेरी ओल्ड है। कितना? लगभग लगभग 20 बिलियन ईयर, 20 बिलियन साल लगभग लगभग इसकी एज है। और वेरी वास्ट भी है, वेरी वास्ट। इतना बड़ा है कि अगर यूनिवर्स के साइज की हम तुलना अर्थ के साइज से करें तो कुछ नहीं है। इतना वास्ट है कि साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ अर्थ क्या है? ओनली स्पेक, केवल धब्बा है। इतना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक। अगर हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्स में पाए जाते हैं ढेर सारे स्टार्स, साथ में पाई जाती है गैस एंड डस्ट। एक बात और बताई है
जो गैसेज हैं वो कंडेंस होती हैं अंडर ग्रेविटी। ठीक है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, जैसे कि और किसी गैलेक्सी में पाए जाते हैं मेनी स्टार्स। जैसे कि एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी में जो मेन स्टार है उसका नाम है सन, और इसके पाए जाते हैं प्लैनेट्स, और उसी में से एक प्लैनेट है क्या, अर्थ। ठीक है। और अर्थ इवॉल्व अबाउट 4.5 बिलियन ईयर एगो। जो अर्थ बनी वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी। ठीक है। अब कुछ अर्थ के बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में यहां तक पढ़ लेते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। यहां से द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत वास्ट है। अगर हम साइज की बात करें, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ, ये अर्थ के साइज की तुलना केवल एक धब्बे से करेंगे। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, और लगभग 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। क्या है ये? ह्यूज क्लस्टर है गैलेक्सीज का। गैलेक्सीज में क्या होता है? स्टार्स होते हैं और गैस के साथ डस्ट होता है। अगर हम साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ का साइज क्या है? केवल एक धब्बे के बराबर है। बिग बैंग थ्योरी कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है क्या कि ओरिजिन, यही प्रयास करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के। ये कहती है कि एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अनइमेजिन। यूनिवर्स का नेचर कैसा है? एक्सपेंडिंग है। हाँ, ये ठंडा भी हो रहा है, टेम्परेचर कम डाउन। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बाद में बनी। याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस ऑफ यूनिवर्स। गैसेज कंडेंस होती हैं ग्रेविटेशन में, जिससे बनती हैं क्या? गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स, आज के यूनिवर्स की। सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ बना था कब? लगभग 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ में देखें जरा, इन्होंने कहा कि जो अर्ली अर्थ बनी थी, ये मान लेते हैं अर्ली अर्थ है। इस अर्ली अर्थ की खास बात ये थी कि इसके चारों तरफ नो एटमॉस्फेयर, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि अर्ली अर्थ का जो मॉल्टेन मटेरियल है, मॉल्टेन मटेरियल, उससे कुछ गैसेज निकल रही थी। तो जो गैसेज निकलेंगी वो अर्थ के चारों तरफ फैल जाएंगी, और जब अर्थ के चारों तरफ फैल जाएंगे तो वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना लेंगे। तो अर्थ के चारों तरफ जब फैल जाएंगी तो बन जाएगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब कौन कौन सी गैस निकलती थी वो देखो। तो गैस में
एक तो निकलती थी मीथेन, एक निकलती थी अमोनिया, एक निकलती थी CO2 और निकलता था वाटर वेपर। ठीक है, ये सारे गैसेज अमोनिया, मीथेन, CO2, वाटर वेपर, ये सब चारों तरफ फैल जाएंगे और क्या बना लेंगे, तो माल्टेन मटेरियल से निकलती हैं गैसेज और यही गैसेज सराउंड कर लेती हैं अर्थ, और उसका रिजल्ट होगा कि बनेगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनेगा, उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस होंगी, जैसे इसमें मीथेन होगी, इसमें अमोनिया होगी, इसमें CO2 होगा, इसमें वाटर वेपर होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, तो याद रखिएगा, इसमें एब्सेंट होगी क्या, ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन तो याद रखिएगा। एक बात और याद रखिए, होता क्या है कि जो सनलाइट है, सन, वहां से आ रही है यूवी रेडिएशन, और ये यूवी रेडिएशन किस पर, वाटर वेपर को तोड़ देंगे। और वाटर वेपर को तोड़ के देखो बनाएंगे क्या, ये वाटर वेपर को तोड़ देंगी, यूवी रेडिएशन वाटर वेपर को तोड़ देंगी, तो बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, और बनेगा नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, और ये स्केप कर जाएगी, स्केप। लेकिन जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करेगी। अब किससे रिएक्ट करेगी, तो देखो, ये अमोनिया से रिएक्ट करेगी और ये मीथेन से रिएक्ट करेगी। तो जब ये अमोनिया और मीथेन से रिएक्ट करेगी, तो देखो बनेगा क्या, बनेगा CO2, और क्या बनेगा, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये काम चलता रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती रहेंगी, CO2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती रहेंगी, वाटर वेपर को तोड़ती रहेंगी, और वाटर वेपर से नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनती रहेगी। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया को तोड़ के CO2 और वाटर फिर बनाएगी। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी, और जो गैसेज होंगी वो अर्थ के चारों तरफ एकमुलेट हो जाएंगी और बन जाएगा क्या, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन भी होगी, अमोनिया भी होगी, CO2 भी होगा, वाटर वेपर भी होगा। ठीक है, बस क्या नहीं होगी, तो याद रखिएगा क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक, कुछ समय बाद देखो क्या होगा, कुछ समय बाद ये स्थिति होगी कि मान लेते हैं कि ये है प्रिमिटिव अर्थ, ये है प्रिमिटिव अर्थ, कुछ दिन बाद ओजोन लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ दिन बाद क्या बन जाएगी, ओजोन लेयर। ठीक है, और जब ओजोन लेयर बन जाएगी तो एक फायदा हो जाएगा, देखो क्या, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहे होंगे, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ आएंगे तो, लेकिन इसी जगह से वापस जाएंगे। क्यों, क्योंकि ओजोन लेयर उसको रोक लेगी, एक काम ये हो जाएगा। और देखो, ये जो है एरिया, ये इस जगह, ये होगा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर।
और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या क्या होगा पहले से ही पता है कि इसमें होगी मीथेन, इसमें होगी अमोनिया, इसमें होगी CO2 और इसमें होगा वाटर वेपर। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा पहले से ही पता है। इसमें क्या नहीं होगा बेटा, तो कहोगे इसमें नहीं होगी नो ऑक्सीजन। याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, और देखो क्या चेंज होना है। देखिए यहाँ है वाटर वेपर, यहाँ क्या है, यहाँ है वाटर वेपर। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वाटर वेपर कंडेंस होंगे, तो वाटर वेपर कंडेंसेशन का रिजल्ट होगा कि बन जाएगी वाटर ड्रॉप। क्या बन जाएगी, वाटर ड्रॉप। और ये अर्थ की तरफ फॉल करेगी। ये कहाँ गिरेगी, फॉल ऑन अर्थ। कैसे, एज हॉट वाटर रेन। तो कुछ दिन बाद की स्थिति देखो क्या होगी, कुछ दिन बाद की स्थिति होगी कि यहाँ पानी बरस रहा होगा। हॉट वाटर रेन, ये रेन चल रही है, लाखों सालों तक पानी बरसेगा। होगा क्या, ये चूंकि प्रिमिटिव अर्थ बहुत गर्म होगी तो ये यहाँ टकराने के बाद ये वाटर वापस जाने लगेगा ऐसे ही। तो पानी बरसता रहेगा वापस जाता रहेगा, पानी बरसता रहेगा वापस जाता रहेगा, लाखों सालों तक ऐसे ही हॉट वाटर रेन होती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जब अर्थ की सरफेस ठंडी हो जाएगी तब देखो क्या होगा, तब स्थिति ये होगी कि पानी यहाँ रुकने लगेगा। तो जैसे ही पानी यहाँ रुकेगा वैसे ही गड्ढों में भर जाएगा। तो गड्ढों में जो पानी भर जाएगा वो क्या बना देगा, तो यहाँ बना देगा प्रिमिटिव ओशियन। प्रिमिटिव ओशियन क्यों, वाटर फिल इन डिप्रेशन, वाटर फिल्स इन डिप्रेशन, ये गड्ढों में भर जाएगा। प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर है, प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर है ये बहुत काम का वाटर है। ये वास्तव में डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, अर्थ की सरफेस पर जो भी मटेरियल होगा वो सब बह के वहीं पहुंच जाएगा। तो वास्तव में ये क्या होता है, तो वास्तव में ये होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। और ये गर्म भी होगा, क्यों, क्योंकि अर्थ की सरफेस इतनी थोड़ी ठंडी हो गई होगी, अभी जो पानी यहाँ रुका होगा वो बॉयल कर रहा होगा, तो ये हॉट होगा। ये हॉट डाइल्यूट सोल्यूशन जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ ना कुछ तो गाढ़ा होगा ही। तो थोड़े ही दिनों में ये सोल्यूशन की जगह हो जाएगा सूप। क्या बन जाएगा, हॉट डाइल्यूट सूप। और इसी वाटर में, इसी वाटर में, इसी वाटर में होगी क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये अब आप काम की बात आपकी दिखाई पड़ गई है। देखिए हुआ क्या, पहले जो अर्थ बनी थी अर्ली अर्थ, उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन उस अर्ली अर्थ का जो मटेरियल था उससे निकल रही थी गैसेज, मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर वेपर। उन्होंने ही अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया और बन गया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन है, अमोनिया है, CO2 है, वाटर वेपर है, लेकिन क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है,
समय बदलता गया, होता क्या गया, वाटर वेपर टूट जाती थी, नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन बनती थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बन गई, ऑक्सीजन ने फिर से रिएक्शन कर लिया मीथेन और अमोनिया से और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। समय बदलते बदलते धीरे धीरे क्या बन गई, ओजोन लेयर बन गई, और जब ओजोन लेयर बन गई तो फिर एटमॉस्फेयर स्पष्ट हो गया कि ये एटमॉस्फेयर है। तो जो एटमॉस्फेयर बना उसको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहा। समय फिर बदलता गया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी वाटर वेपर, जब समय बीता टेम्परेचर कुछ कम पड़ा तो ये ठंडा होकर के वाटर ड्रॉप बना, और जैसे वाटर ड्रॉप बनेगा ये अर्थ पर गिरेगा एज ए हॉट वाटर रेन, लेकिन जैसे ही अर्थ के सरफेस को टच करेगा इवापोरेट करके फिर वापस जाएगा। तो ये एक बार गिरेगा फिर वापस जाएगा, फिर गिरेगा फिर वापस जाएगा, ऐसा ही बहुत सालों तक चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर कुछ कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वाटर अर्थ के सरफेस पर रुक जाएगा। जब अर्थ के सरफेस पर रुकेगा तब यहाँ पर पानी बहने लगेगा और बह करके गड्ढों में भरेगा। गड्ढे जो हैं वो क्या कहे जाएंगे, वो प्रिमिटिव ओशियन कहे जाएंगे। प्रिमिटिव ओशियन का जो वाटर होगा वो हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्यों, सरफेस का मटेरियल बह के भी तो वहाँ चला गया होगा। एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा, ये सूप बनने लगेगा, और इसी हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन या सूप का जो वाटर है उसी में क्या होगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो इसको एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं जरा। देखो लिखा है, अर्थ was supposed to have been formed about क्या 4.5 मिलियन ईयर बैक। लिखा है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, लेकिन वाटर वेपर, मीथेन, CO2 और अमोनिया कहाँ से रिलीज होगी, माल्टेन मास, और यही कवर कर लेगी किसको, अर्थ के सरफेस को, और बना लेगी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं कहाँ से आ रही हैं, सन से, वो तोड़ देंगी वाटर को किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हल्का होगा वो क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कंबाइन करेगी अमोनिया और मीथेन से, फिर से क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा और नाइट्रोजन भी बनेगी। ओजोन लेयर बनेगी बाद में। जैसे जैसे धरती क्या होगी, ठंडी होती जाएगी, एटमॉस्फेयर ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे वाटर वेपर फिल एज रेन, और कहाँ भर जाएगा, डिप्रेशन में, और क्या बना लेगा, ओशियन, जिनको हम प्रिमिटिव ओशियन कहेंगे। लाइफ एपियर, फिर उसी में क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति। अब कितने दिनों बाद होगी तो वो जरा समझ लीजिए, उसका भी एक पॉइंट है यहाँ पर। देखो लाइफ एपियर का क्या है, ये मान लेते हैं अर्थ फॉर्मेशन है, और ये मान लेते हैं प्रेजेंट है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो भैया आज से कितना पहले अर्थ बना था, तो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर, इतना पहले अर्थ बनी थी। ठीक है, लेकिन अर्थ बनने के बाद फिर जीवन बना, तो मान लेते हैं कि इस जगह लाइफ की ओरिजिन हुई। तो जिस जगह लाइफ की ओरिजिन हुई वो अर्थ बनने के कितने दिनों बाद, यहां से मान ले शुरू करते हैं, तो अर्थ बनने के लगभग 500 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ बनने के कितने दिनों बाद, लगभग 500 मिलियन सालों बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। या अगर आज से तो बैक में जाके देखेंगे ना, तो कितना बचा, देखिए यहां से यहां तक 4.5 बिलियन था, 0.5 बिलियन
मतलब 500 मिलियन तो इधर निकल गया, तो बचा कितना? तो कहोगे आज से लगभग लगभग 4.0 बिलियन ईयर बैक, आज से कितना पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम प्रेजेंट से पूछें तो प्रेजेंट से कहोगे 4.5 बिलियन ईयर बैक। लेकिन अर्थ के फॉर्मेशन से पूछे तो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद होगा, कितने दिनों बाद? 500 मिलियन। तो अर्थ बनने के कितने दिनों बाद? तो कहोगे 500 मिलियन। और आज से कितना पहले? तो कहोगे 4.0 बिलियन। ये बिलियन में लिखा है, अगर ये बिलियन में ना मिले और मिलियन में मिले तो क्या कहोगे? 4000 मिलियन ईयर बैक। बात वही है, चाहे बिलियन में कहो चाहे मिलियन। अर्थ पर जीवन कब बना? तो कहोगे अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर आफ्टर, या आज से तो कहोगे 4 बिलियन ईयर बैक। अब सवाल यह है कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिर अर्थ पर लाइफ बनी कैसे? ठीक है, उसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो जो एनसीईआरटी में दिया है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ना।
बच्चों माइक नहीं लगा था, इस नाते वॉइस नहीं मिल रही थी, तो जरा जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ लेते हैं, वो समझ में आपके आ जाएगा। हम लोग ये पढ़ेंगे कि पहली लाइफ कैसे बनी, फर्स्ट लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इस कड़ी में पढ़ेंगे क्या, देखिए। तो सबसे पहले ये है कि थ्योरीज कौन कौन सी हैं। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातों को मानते हैं। जैसे देखो, जैसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये क्या कहती है कि लाइफ क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, सीधी बात है, बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं, पहले भी मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, गॉड से हुई है। लेकिन दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये थ्योरी ये मानती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड नहीं हुई है, लाइफ आउटर स्पेस से आई है। अर्थ पर जीवन आउटर स्पेस से आया है, और वो भी किस फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में आया है। कुछ लोग ये मानते हैं, स्पेशली एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं। तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स ये मानते हैं कि अर्थ पर जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है, आउटर स्पेस से आई है। किस फॉर्म में आई है, स्पोर के फॉर्म में आई है, और स्पोर को कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। फिर स्पेशल थ्योरी आई है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है स्पॉन्टेनियसली। कहाँ से, रॉटिंग एंड डिकेइंग मटेरियल। रॉटिंग एंड डिकेइंग मटेरियल का मतलब नॉन लिविंग थिंग। कौन सी, जैसे मड और स्ट्रा। इनका मानना है कि जहाँ चीज़ें सड़ी गली होती हैं, सड़ रही होती हैं, वहाँ जो कीड़े पड़ जाते हैं वो जीवन की उत्पत्ति है। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्प्रूव। तो क्वेश्चन पूछाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिस्प्रूव कर दिया, तो आप कहेंगे लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सवाल है कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में कौन सी बात समझाई गई है, तो वो देख लेते हैं। वो ये है, इन्होंने बताया कि एक ऐसा फ्लास्क लेते हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर आने देते हैं, तो इसके अंदर जो किल्ड ईस्ट था उसमें माइक्रोब आएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन दूसरा जो फ्लास्क था उसकी नेक ऐसी थी कि इसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर अच्छे से नहीं आ पाएगी, तो इसमें जो किल्ड ईस्ट था उसमें माइक्रोब अच्छे से नहीं आ पाए, और इसी नाते उसमें कीड़े नहीं पड़े। तो इन्होंने कहा सड़ी गली चीज़ों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। किसने कहा, लुईस पास्चर। तो फिर कहा क्या, फिर कहा ये, कहा कि जीवन की उत्पत्ति लाइफ कहाँ से आती है, तो कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, लेकिन ये तो पता चले कि पहली लाइफ कहाँ से आई। तो पहली लाइफ कहाँ से आई ये अभी तक पता नहीं चला है। इसी कड़ी में फिफ्थ थ्योरी जो आई है वो है बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, अब सवाल यह है कि बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ज्यादातर वैज्ञानिक इसी को मानते हैं। किसने थ्योरी दिया है, इसको देने में दो वैज्ञानिक हैं। एक का नाम है ए आई ओपैरिन। क्या नाम है, ए आई ओपैरिन। ओपैरिन नाम के वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये रसियन है। ठीक है, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं जे बी एस हल्डेन। जे बी एस हल्डेन, और ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो हल्डेन इंग्लैंड के हैं, ओपैरिन रसिया के हैं, और दोनों लोगों ने थ्योरी दी थी। इसमें से जो मेन नाम है वो ओपैरिन ही है।
इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो 1932 में पब्लिश हुई। ठीक है, ये थ्योरी सभी चीजों का एक एक करके आंसर देती है कि आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन सी कंडीशन में हुई, जीवन किससे बना। तो ये थ्योरी क्या कहती है जरा देखते हैं। बायोकेमिकल थ्योरी, या इसी का एक और नाम है, इसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। अब केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है तो वो समझ लीजिए। ये थ्योरी कहती है लाइफ ओरिजिनेटेड बाई, किसके द्वारा, तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद, मतलब जीवन की उत्पत्ति से पहले प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे बोलोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वैसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा, तो इन्होंने बताया है कौन सा, आरएनए एंड क्या, प्रोटीन। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके नाम है आरएनए और प्रोटीन, उन्हीं से क्या बनी है, लाइफ बनी। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहाँ से आए, तो ये आए फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर सवाल ये है किस प्रोसेस से आए, तो यहाँ जो प्रोसेस हुई है इसी का नाम केमिकल इवोल्यूशन है। केमिकल इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो इनऑर्गेनिक हैं उन्हीं से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक। तो जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने उसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन। और अगर बन गए आरएनए और प्रोटीन तो उसी से बन गई क्या, लाइफ। एक बात, यही सबसे काम की बात है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, तो इन्होंने कहा कि पहले से मौजूद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से थे, आरएनए और प्रोटीन। वो बने कहाँ से थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। किस प्रोसेस से बने थे, तो प्रोसेस का नाम क्या था, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि ऑक्सीजन एब्सेंट थी एट दैट टाइम। इन्होंने ही बताया कि जो कंडीशन थी वो क्या थी, तो कंडीशन में बताया कि हाई टेम्परेचर था एक, दूसरा थंडर स्टॉर्म था, ठीक है, लाइटनिंग, बिजली चमक रही थी, ठीक है, पानी बरस रहा था, आंधी तूफान था, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुई है, तो लाइफ ओरिजिनेट हुई है किसमें, वाटर। और वाटर कौन सा था, वही प्रिमिटिव ओशियन, ठीक है। तो प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये थ्योरी के 4 पॉइंट याद रखिएगा। ये थ्योरी कहती है कि लाइफ की ओरिजिन हुई है प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कौन से, आरएनए और प्रोटीन। और आरएनए और प्रोटीन कहाँ से बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। किस प्रोसेस से बने, केमिकल इवोल्यूशन प्रोसेस से बने। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय हाई टेम्परेचर था, थंडर स्टॉर्म था, लाइटनिंग थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन थी, अमोनिया थी, CO2 था, वाटर वेपर था, बस क्या नहीं था, तो आंसर देंगे ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ये थ्योरी दी किसने, ओपेरिन और हल्टन ने। देखते हैं एनसीईआरटी से।
लिखा है डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड। कहाँ से? देखो, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, शुरुआती ग्रीक थिंकर मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्पोर है। वही ट्रांसफर हुई है कहाँ? डिफरेंट प्लेनेट पर, जैसे अर्थ पर भी है। पैन स्पर्मिया अभी भी फेवरेट आइडिया है किनके लिए? उन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। बहुत लंबे समय तक ये माना गया क्या कि लाइफ कहाँ से आती है? तो कहोगे डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल से आती है, जैसे स्ट्रा और मड। लेकिन और इसी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन एक वैज्ञानिक आ गए लुइस पास्चर, इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कर दिया और बताया लाइफ कहाँ से आ सकती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। लाइफ कहाँ से आ सकती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ सकती है। कैसे? इन्होंने दिखाया कि एक प्री स्टरलाइज फ्लास्क ले लीजिए, लाइफ उसमें नहीं आएगी, किसमें? किल्ड ईस्ट में। जबकि दूसरा फ्लास्क जिसमें ओपन टू एयर होगा, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या हो गई? डिसमिस्ड हो गई। लेकिन अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है कि पहली लाइफ कहाँ से आई। फिर देखो कौन आए। फिर आए ओपेरिन ऑफ रसिया एंड कौन आए? हल्डेन ऑफ इंग्लैंड। और इन्होंने क्या प्रपोज किया? दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कहाँ से आई? तो कहा प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। कौन से? आरएनए एंड प्रोटीन। कम से कम दो नाम याद रखिएगा। और इन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय कौन सी प्रोसेस? तो आंसर देंगे केमिकल इवोल्यूशन। ये क्या है? ये है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कहाँ से? इनऑर्गेनिक। कंडीशन ऑफ अर्थ भी बताया कि कंडीशन ऑफ अर्थ ये थी कि हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म चल रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें मीथेन अमोनिया वगैरह था, लेकिन क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। ये थ्योरी दिया। इस थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक वैज्ञानिक ने दिया है 1953 में। एसएल मिलर नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने, हैं कहाँ के? ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लैब में, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने लैब में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखाया। क्या किया था वो भी अभी हम लोग समझेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो अब हम लोग मिलर का एक्सपेरिमेंट समझ लेंगे कि आखिर मिलर ने कौन सी बात समझाई थी। ठीक है, तो ये मिलर के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है और डायग्राम से ही चीजें हमको समझ लेनी है। देखो क्या लिखा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपरेटस लिया जिसका नाम स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस है, क्योंकि इन्होंने लैब में बिल्कुल सिमिलर कंडीशन क्रिएट की, सिमिलर कंडीशन क्रिएट की जैसा ओपेरिन ने बताया था। क्या किया? देखो, इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज की व्यवस्था की जिससे फीलिंग हो कि बिजली चमक रही है। तो लाइटनिंग को के लिए दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ऐसे अगर टकराएंगे तो स्पार्किंग होगी। तो स्पार्किंग की व्यवस्था कर ली। पहली बात, इन्होंने मिक्सचर ऑफ गैस लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया, हाइड्रोजन लिया। इसमें से मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन तो यहीं ले लिया, कौन सी गैस नहीं ली ये भी पूछा जाता है। कौन सी गैस नहीं ली? तो कहोगे O2 एब्सेंट। ठीक, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, वाटर लिया, और मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया, वाटर वेपर लिया। वाटर वेपर लेने के लिए क्या किया? इन्होंने यहाँ बॉइलिंग वाटर ले लिया, तो यहाँ से क्या आएंगी? वाटर वेपर आएंगी। अब वाटर वेपर आएंगे तो फिर ऐसे यहाँ वाटर वेपर पहुंच जाएंगे। तो वाटर वेपर की कंटिन्यूअस सप्लाई मेंटेन किया।
लैब में सिमिलर कंडीशन क्रिएट की और सिमिलर कंडीशन में इन्होंने कंटेनर लिया, उसमें मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, साथ में वाटर वेपर भी लिया और लाइटनिंग हो उसके लिए स्पार्क डिस्चार्ज किया। टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, ठीक है, और यहाँ से जो गैसेज निकलेंगी उसको कंडेंसर से गुजरेंगे और उसके बाद यहाँ मिलेंगे वाटर ड्रॉपलेट। इन्होंने देखा कि जो यहाँ वाटर ड्रॉपलेट मिल रहे हैं, जो लिक्विड मिल रही हैं, लिक्विड में इनको क्या मिल गया, सबसे काम की बात तो ये है, तो लिक्विड में इनको मिल गया अमीनो एसिड। इन्होंने लिया क्या था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, और मिल क्या गया, मिल गया अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक। तो क्वेश्चन क्वेश्चन याद रखिएगा। वैज्ञानिक का नाम क्या है, एस एल मिलर। एक्सपेरिमेंट कब हुआ, 1953 में। कहाँ के थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्या किया था, इन्होंने लैब में सिमिलर कंडीशन क्रिएट कर दी। उसके लिए क्या किया, इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस लिया, उसमें स्पार्किंग करने की व्यवस्था की, उसमें गैसियस मिक्सचर लिया, कौन सी, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया, और क्या लिया, वाटर वेपर लिया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को सेट किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इनको जो लिक्विड मिला उसमें क्या मिल गया, अमीनो एसिड मिल गया। इसका मतलब इनऑर्गेनिक से क्या बन सकता है, ऑर्गेनिक बन सकता है, ठीक है। चलो, इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस नहीं थी, इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस नहीं थी, तो आंसर देंगे इनके एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस नहीं थी बेटा, इनके एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, काम की बात क्या लिखा है। 1953 में एस एल मिलर के नाम के वैज्ञानिक हैं जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सिमिलर कंडीशन क्रिएट की, कहाँ, लैब में। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया एक क्लोज फ्लास्क में, जिसमें क्या था, मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था और साथ में क्या था, वाटर वेपर। क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। कितने सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या बन गया, अमीनो एसिड। अब जब ये एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो फिर ये घर घर होने लगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। लिखा है ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर क्या क्या बना के दिखा दिया। शुगर भी बन गया, नाइट्रोजनस बेस भी बन गया, पिगमेंट भी बन गए, फैट भी बन गए। ऐसा ही दुनिया में होता है, इसका क्या प्रमाण है, तो देखो क्या लिखा है। जब मेटियोराइट का कंटेंट देखते हैं तो मेटियोराइट का कंटेंट में ऐसा ही कंटेंट मिलता है। इसका मतलब है कि ऐसी ही प्रोसेस हो रही है कहीं और, कहाँ, स्पेस। यही बहुत लिमिटेड एविडेंस है और इसी से जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, जिसको हम कहते क्या है, केमिकल इवोल्यूशन, ये मोर आर लेस क्या हो जाती है, एक्सेप्टेड। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे कैसे फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बने, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ कहानी दी है, वो भी देख लेते हैं। क्या दिया है वो समझेंगे, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स। पहली लाइफ वास्तव में कैसे बनी ये नहीं पता चल रहा है, तो देखो कैसे बनी। जितनी बात समझ में आ गई है, क्या समझ में, तो ये आ गया है कि इन ऑर्गेनिक से बने क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से थे, तो ऑर्गेनिक में एक नाम हम लोगों ने आरएनए रख लिया, एक था प्रोटीन बन गया, और देखो पॉली पॉली सेकेराइड बन गया। ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहाँ पड़े हैं, तो ये सब के सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में हैं। तो हुआ क्या, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, इन तीनों का बन गए लार्ज लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट।
लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट बने, और जो लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट बने इन्हीं को कहा जाता है प्रोटोबियॉन्ट्स। ये याद रखिएगा। प्रोटोबियॉन्ट्स क्या हैं? तो कहोगे लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट हैं, किसके? आरएनए के, प्रोटीन के और पॉलीसेकेराइड के। ये जो प्रोटोबियॉन्ट है यही सबसे काम के हैं। प्रोटोबियॉन्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है क्वेसरवेट, एक का नाम होता है माइक्रोस्फेयर, और एक का नाम होता है वेसाइकिल। ठीक है, इसमें AI ओपेरिन ने लैब में क्वेसरवेट बना के दिखाया। अब सारे क्वेश्चन हमको इसके बारे में ही पढ़ना है, प्रोटोबियॉन्ट के बारे में। तो देखते हैं प्रोटोबियॉन्ट क्या है। प्रोटोबियॉन्ट सबसे काम की बात यही है, याद रखिएगा। प्रोटोबियॉन्ट क्या है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है? तो कहोगे एग्रीगेट। ये क्या है? एग्रीगेट है किसके? आरएनए के, प्रोटीन के और पॉलीसेकेराइड के। इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फर्स्ट लाइफ। इन्हीं को फर्स्ट लाइफ कहा जाता है, या इन्हीं को कहा जाता है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। फर्स्ट लाइफ कहो या फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कहो। और कब इवाल्व हुए? तो लगभग लगभग 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन कहो चाहे 3000 मिलियन कहो, बात देखिए। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है प्रीकर्सर ऑफ सेलुलर लाइफ। और सेलुलर लाइफ कब इवॉल्व हुई ये भी याद रखिएगा बेटा। लगभग लगभग 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, और जब तो मोटी मोटी बात प्रोटोबियॉन्ट की ही है। इनको सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी कहते हैं। ये एग्रीगेट हैं आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। यही पहली लाइफ है, यही पहली नॉन सेलुलर लाइफ है। और इन्हीं से क्या बनेगी? सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर और देखो जरा, तो देखो पहले क्या बने? इनऑर्गेनिक बने। फिर उससे क्या बने? ऑर्गेनिक बने। फिर उससे क्या बने? प्रोटोबियॉन्ट। ये क्या थे? नॉन सेलुलर। उसी से फिर क्या बने? सेलुलर। और जब सेलुलर फॉर्म बनेंगे तो पहले क्या बनेंगे? पहले बनेंगे प्रोकैरियोट और फिर बनेंगे यूकैरियोट। ठीक है, काम की बात यहां ये है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए थे, या पहली लाइफ जो इवॉल्व थी, उसको याद रखिएगा, ये कीमो हेटेरोट्रॉफिक थे। क्या थे? कीमो हेटेरोट्रॉफिक। इस यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में धीरे धीरे ऐसी सेल इवॉल्व हो जाएंगी जो क्या स्टार्ट करेंगी? फोटो
फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से क्या रिलीज होने लगेगा, ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन रिलीज होगी वैसे कौन आ जाएंगे, तो कीमो हेट्रोट्राफिक से अंततः बन जाएंगे फोटो फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक दुनिया में आएंगे वैसे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। और जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो आज जितनी भी ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है, फोटोसिंथेसिस से आई है। चलो इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, वी हैव नो आइडिया हाउ फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बने। कैसे बने कोई नहीं जानता। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो कहा लगभग 3 बिलियन ईयर बैक ओरिजिनेट हुई। और ये किस फॉर्म में थी, तो कहोगे जियांट मॉलिक्यूल। कौन से, आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन और आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। ये जो कैप्सूल थे वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे देयर मॉलिक्यूल। इसी नाते इसी नाते इसी नाते इनको, अगर कोई अपना मॉलिक्यूल बना सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, इसी नाते इनको पहले लाइफ मानी गई। लिखा है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि हो सकता ना बने हो, कब तक, 2000 मिलियन ईयर एगो तक ना बने हो। लेकिन वास्तव में फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इवाल्व अगर पूछेगा तो आप 2 बिलियन या 2000 मिलियन बताएंगे। जो पहली लाइफ सेलुलर फॉर्म बनेगी वो कौन सी होगी, सिंगल सेल। सारी लाइफ फॉर्म कहाँ होंगी, वाटर में होंगी। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस मतलब जिसमें पहली फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बनी, स्लोली बनी, किसके द्वारा, इवोल्यूशनरी फोर्सेज। कहाँ से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। कौन से, आरएनए और प्रोटीन। उसी को क्या किया गया, एक्सेप्ट। एक बार हाउ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कुड इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे, ये अभी फैसिनेटिंग स्टोरी है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो याद रखना है वो समझ लीजिए, ओपेरिन वाली थ्योरी के पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोटोबियांट्स याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो जियांट मॉलिक्यूल है, आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, इसी नाते वो पहली लाइफ है। और इसी का एक एग्जाम्पल है क्वेसर वेट। तो फर्स्ट पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ये थ्योरी। ठीक है बच्चों, बाय बाय।